हेलो बच्चों। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बच्चों किया था सॉल्युबिलिटी, जिसके अंदर हमने देखा हमारे पास है एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। हमने उसके बाद सॉल्युबिलिटी चेक की है। 16 ग्राम ऑफ K2SO4 कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सो यहाँ पे वाटर क्या है बच्चों? वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर इज सॉल्वेंट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। लेकिन अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी होगी बच्चों, तो हम यहाँ सॉल्युबिलिटी लिखेंगे सॉल्यूट mass of solute upon mass of solvent into 100. So that is going to be the percentage of solubility. So इसीलिए हम लिखेंगे 16 gram of K2SO4 is dissolved in 100 gram of solvent which is water into 100. So you'll get 16% at 60 degree Celsius. हमने लास्ट देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ नॉर्मली इंक्रीज करती है, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन हो तो आपको प्रेशर का कोई भी चेंज उसमें नहीं मिलेगा। यानी प्रेशर को आप बढ़ाओ या कम करो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल एंड दे आर नॉट एक्सपैंडेबल। लेकिन अगर हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बच्चों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। हमने अपने पिछले चैप्टर केमिस्ट्री में देखा था गैसेस कैन बी लिक्विफाइड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। तो इसको सॉल्युबल बनाने के लिए हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। दैट इज वाई इन केस ऑफ गैस, अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। सो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड। और बच्चों आपको याद आना चाहिए गैस इन लिक्विड हमने डाली है तो हमारे पास वो कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है? दैट कैन बी अ एरोजोल। सो एज प्रॉमिस्ड आज हम करने वाले हैं पहले फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। फिजिकल चेंज बच्चों क्या होता है? दोज चेंजेस इन विच no new substance or substances are formed. Those changes in which no new substances are formed are called physical change. Are called physical changes. For example आप देखेंगे आइस है, उसे आपने मेल्ट किया, आपको क्या मिल गया? वाटर। कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर मैं वाटर को फ्रीज करूंगी तो क्या मुझे मिल जाएगा वापस? ऑन फ्रीजिंग आई विल गेट आइस अगेन। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू चेंज द सब्सटेंस। पानी पानी ही है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है। सिमिलरली वाटर को अगर मैं इवेपोरेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्टीम मिल जाएगी। और अगर इस स्टीम को मैं कंडेंस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कंडेंसेशन करने पर हमें वापस से पानी मिल जाएगा। सो यहाँ पानी पानी ही है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही। सिमिलरली आप देखिए अगर आपके पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है और उसको मैं इवेपोरेट करती हूँ, इवेपोरेट करने पे क्या उड़ जाएगा? ऑब्वियसली वाटर। क्या बच जाएगा? सॉल्ट। सो सॉल्ट सॉल्यूशन में से इवेपोरेशन की पानी निकल गया तो आपको क्या मिल गया? सॉल्ट। सो इसका मतलब जो पहले था वो अब भी है, तो इसका मतलब कोई भी यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो सारे हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे। सो आप ये कह सकते हो वो फिजिकल चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, ठीक है, कोई भी ऐसी चेंजेस उसे हम फिजिकल चेंज कह देते हैं। दूसरी चीज़ आप देखोगे ये टेम्पररी है, क्योंकि आइस मेल्ट कर जाएगी तो पानी बन जाएगा, पानी को फ्रीज करेंगे बर्फ बन जाएगी। सो दीज चेंजेस आर टेम्पररी। परमानेंट तो नहीं है कि अब पानी बन गया भैया अब हम उसको वापस से फ्रीज नहीं कर सकते, या बर्फ बन गई है वी कैन नॉट चेंज इट टू वाटर और स्टीम, हम कर सकते हैं। सो फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस एंड कैन बी रिवर्स्ड easily
to form the original substance. ठीक, सो इसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. अगर ये फिजिकल है तो देखिए केमिकल चेंज क्या होता है. हम देखते हैं केमिकल चेंज क्या है. बच्चों, दोज चेंजेस in which obviously a new substance is formed, in which new substances are formed are called chemical changes, and we know these are permanent changes, and usually, not always, but usually cannot be reversed to get the original substances. जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने पेपर लिया और उसे जला दिया. अब क्या आप वापस से पेपर बना सकते हो? नहीं हो सकता. आपने आटा लिया और उसको डो में कन्वर्ट कर दिया, गूंथ दिया पानी के साथ, वापस उसको ड्राई करके वापस पाउडर बना सकते हो उसको? नहीं बन सकता. आपने देखा आयरन को रस्ट लग गई, है ना, आयरन को रस्ट लग गई, क्या आप उसे वापस कन्वर्ट कर सकते हो आयरन में? नहीं कर सकते. सिमिलरली एक फ्रूट है, चलिए तो फिर भी हमें समझ में आ जाएंगे. एक फ्रूट है, वो राइप कर चुका है, क्या आप उसे वापस से अनराइप बना सकते हो? नहीं बना सकते. सो दीज ऑल चेंजेस आर केमिकल चेंजेस. सिमिलरली आपने दूध से कर्ड बना दी, क्या आप उसे वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते. ठीक है. सो इट मीन्स ये वो चेंजेस हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं. यूजुअली हम उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप बड़ी क्लासेस में देखोगे जहाँ रिवर्स हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ वर्ड यूजुअल यूज़ करते हैं. नॉर्मली नहीं होता केमिकल चेंजेस के अंदर, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल विथ अंडर सर्टन कंडीशंस कि हम इसमें चेंजेस ला सकें. सो दिस इज व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स, जिसमें हमने बहुत सारे मेथड्स हैं जो देखने हैं. सबसे पहला मेथड है आपका सिंपल सब्लिमेशन. नेक्स्ट हम यूज करेंगे मैग्नेट. नंबर 3 विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स. नंबर 4 filtration. Number 5 centrifugation. Then number 6 is evaporation. ये सारे के सारे मेथड बच्चों बहुत सिंपल मेथड है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है. सब्लिमेशन किस में करते हैं हम लोग? जब एक सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए. तो अगर किसी ऐसी सॉलिड से उसको चेंज डिफरेंट आपको सेपरेट करना है, एक सब्लिमेट करता होगा, एक नहीं करेगा, सो आप उसमें सेपरेट कर पाएंगे. मैग्नेट, हमें मालूम है आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो किसी भी चीज़ में जहाँ आयरन होगी वहाँ हम मैग्नेट से उसको सेपरेट कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा. सॉल्वेंट की टेक्निक हम देखेंगे, कोई चीज़ किसी चीज़ में घुलती है, कोई सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलेगा, किसी में नहीं घुलेगा. फिल्ट्रेशन आप हमेशा यूज़ करते आए हो. अगर आपने पानी को साफ़ करना है, आपको लगता है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, तो आप उसे फ़िल्टर कर लेते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको बताया था, कोलाइडल पार्टिकल्स यानी कि मिल्क में से अगर मुझे फ़ैट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं. इवेपोरेशन आपने देखा है, जब हम सॉल्ट सोल्यूशन को हीट करते हैं तो पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपको पीछे सॉल्ट मिल जाएगा. सो दे आर वेरी सिंपल टेक्निक्स जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद की जो टेक्निक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है. नंबर 1 इज़
हमारे पास आएगी क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्रोमैटोग्राफी. Number 9, distillation. Number 10, we'll talk about fractional distillation. And 11th, we will talk about separating funnel. आपने ये पहले 6 वाले जो प्रोसेस है तो फिर भी कहीं ना कहीं सुने हैं, पढ़े होंगे. ये आपके लिए थोड़े से नए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इनको क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. देखो अब इसके अंदर हम एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं. ये जो तीनों चीज़ें हैं ना बच्चों, ये हेल्प करता है सेपरेट करने में किसको, सॉलिड के सॉल्यूशन को. अगर एक सॉलिड का मिक्सचर है उसे सेपरेट करने के लिए मैं इन 3 में से कोई एक टेक्निक यूज़ करूँगी. ठीक. फिर आपका नंबर 4 से लेके नंबर 9 तक यानी कि फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमैटोग्राफी तक और डिस्टिलेशन को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं इन सॉलिड एंड लिक्विड की सेपरेशन में. करेक्ट. लेकिन जो आपका डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल है ना बच्चों, ये जो डिस्टिलेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ये दो खास तौर पे हैं. दीज आर यूज फॉर लिक्विड सेपरेशन. इसमें डिस्टिलेशन को हम फिर भी कहीं ना कहीं लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए यूज़ करेंगे, जिसके बारे में आपको क्लास में आगे बताती रहूँगी. सबसे पहले आप इसलिए याद रखिए, जब क्वेश्चन में आपको दिया जाए तो आप देखेंगे कि आपके मिक्सचर में क्या है. सिर्फ सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड और इन लिक्विड है या लिक्विड है. उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन में से आंसर को निकाल सकते हो आराम से कि किस तरह की टेक्निक हम यूज़ करेंगे. तो हम सबसे पहले देखते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस. हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि सब्लिमेशन क्या होता है. जब एक सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. हमारे पास ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो सब्लिमेट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, देन वी हैव कैम्फर, नैप्थलीन वॉल्स, एंथ्रासिन. ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सब्लिमेट कर जाते हैं. अब अगर ये किसी भी उसमें मिक्सचर में हो, ठीक है, तो हम इसे किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं. सब्लिमेशन का प्रिंसिपल क्या है बच्चों. सब्लिमेशन का प्रिंसिपल है टू सेपरेट sublimable volatile component from non sublimable component by principle of sublimation और प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. तो अगर मुझे सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट, सब्लिमेबल कंपोनेंट और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट को सेपरेट करना हो तो आई विल यूज सिंपल मेथड सब्लिमेशन. देखिए इसमें करना क्या है. आप एक चाइना डिश लेंगे, हमने पहले भी किया है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट दिस सेम एक्सपेरिमेंट. चाइना डिश लिया आपने और ये रहा हमारा एक मैश जिसके ऊपर ये चाइना डिश पड़ी होगी, एक स्टैंड. ये रहा मेरा ट्राइपॉड, ठीक है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है ये. और नीचे से मैंने एक बर्नर ऑन किया हुआ है. कौन सा बर्नर होता है बच्चों ये? यस, इट इज़ दी बंसन बर्नर. इस चाइना डिश में मैंने क्या रखा है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ लेट अस से अमोनियम क्लोराइड,
एंड सॉल्ट। अब हमें पता है इन दोनों में से अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट कर जाता है लेकिन सॉल्ट नहीं करता। तो मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक फनल और लगा दी, उल्टी करके एक फनल इसके ऊपर चिपका दी, ठीक है, लाइक दिस। और इस फनल के ऊपर मैंने यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा दिया, राइट। अब होगा क्या, जब ये हीट होगी तो यहाँ से कुछ वेपर्स उड़ेंगे, ये वेपर्स बच्चों यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएंगे समवेयर ओवर हेयर, क्योंकि एंगुलर जगह है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पर आके नेक में डिपॉजिट हो जाएंगे। और दिस इज, वी कैन कॉल इट एज एन इन्वर्टेड फनल। और ये क्या है, दीज आर दी वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है जी। और आप देखेंगे यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज द अमोनियम क्लोराइड, यानी कि सॉलिडिफाइड वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सॉलिडिफाइड वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, राइट। सो दिस इज हाउ, अब मेरे पास क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड ऊपर रह गया, सॉल्ट नीचे रह गया। सो ये हो गया ऊपर, अमोनियम क्लोराइड ऊपर चला गया, और नीचे क्या रह गया मेरे पास, सॉल्ट। सो दे हैव बीन सेपरेटेड। सो दिस इज हाउ वी सेपरेट sublimable volatile component from non sublimable component. नेक्स्ट हम देखते हैं बाय यूज ऑफ मैग्नेट। हमें पता है मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होता है, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ आयरन टूवर्ड्स मैग्नेट। दिस इज माय प्रिंसिपल एंड इसी के बेस पे मैं मैग्नेट को यूज करने वाली हूँ, ठीक। लेट अस टेक वन थिंग, आई हैव अ वेसल, और इस वेसल के अंदर मैंने आयरन के फिलिंग्स ली हैं, यानी कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, और इसी के अंदर मैंने सल्फर का पाउडर डाल दिया, यानी कि आयरन को पीस के पाउडर बना के सल्फर के पाउडर के साथ मैंने मिक्स कर दिया। और अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इस मिक्सचर में से आयरन को निकाल के दीजिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज मैग्नेट। तो इस मैग्नेट, लेट अस से दिस इज माय मैग्नेट, मैंने मैग्नेट यूज कर लिया। अब आप देखोगे इस मैग्नेट के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो स्टिक कर जाएंगे, करेक्ट है, आपको भी मालूम है, करेंगे ही करेंगे। ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये पार्टिकल्स हैं बच्चों आयरन के, और इस डिश में क्या रह जाएगा, खाली सल्फर, क्योंकि इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। सो आई कैन सेपरेट these iron particles from sulfur by using magnet, right। सो हमारे यहाँ पे दो डिफरेंट टेक्निक्स हमने अभी देख ली, एक सब्लिमेशन देख लिया, दूसरा हमने मैग्नेट का देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट। हम कोई खास तरह का सॉल्वेंट यूज कर लेंगे ताकि एक चीज उसमें घुल जाए और दूसरी घुले नहीं, एंड वी कैन सेपरेट इट। इसमें हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सॉल्वेंट में प्रिंसिपल हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी ऑफ वन कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट। अब आप ये देखिए, मान लीजिए आपके पास शुगर है और इसके अंदर कहीं पर व्हाट डू यू से सैंड मिक्स है, रेता मिक्स हो गया, या कुछ भी मिट्टी मिक्स हुई हुई है, वॉट एवर इट इज, देर इज अ मिक्सचर दैट वी हैव, शुगर और सैंड का। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँ, मुझे मालूम है पानी के अंदर शुगर मिक्स हो जाती है, ये डिसॉल्व हो जाएगी, सैंड जो है वो डिसॉल्व नहीं होने वाली है, सैंड विल नॉट बी डिसॉल्व, शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर। सो what will I get? I will get a sugar solution. I will get sugar solution. अब क्या करें,
इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर अभी सैंड भी मिक्स्ड है। फिर मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स कर लिया मैंने, फिर मैंने फ़िल्टर कर देना है। फिल्ट्रेशन के लिए आपको मालूम है क्या करना है, आपको एक वेसल लेना है और इस वेसल के ऊपर आपने एक फनल लगा लेनी है जिसके ऊपर फ़िल्टर पेपर लगा होगा, और ये सॉल्यूशन जो आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया है वो इसमें से आपने फ़िल्टर कर लेना है। अब आपको मालूम है जब आप फ़िल्टर करेंगे तो रेत जो है यानी सैंड जो है वो यहीं पे रुक जाएगी एज रेजिड्यू, और आपके पास शुगर सॉल्यूशन विदाउट एनी सैंड आपको यहाँ मिल जाएगा फिल्ट्रेट की फॉर्म में। करेक्ट। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे इवेपोरेट। जब इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो उड़ जाएगा, पानी विल बी लॉस्ट, वाटर विल बी लॉस्ट, तभी नेगेटिव साइन दे रहे हैं। आपको क्या मिल जाएगी, खाली शुगर। अब इसमें सैंड नहीं है, ये हमने कभी, अच्छा चलिए अगर मैं सैंड और शुगर दोनों को लेके डायरेक्टली फिल्टर करने की कोशिश करती तो क्या ये हो पाता, ये नहीं हो पाता, बिकॉज सैंड भी और शुगर भी दोनों फिल्टर पेपर पे रुक जाती। इसीलिए हमने उसको पहले डिज़ोल्व किया है, डिज़ोल्व करके फिल्टर किया और इवेपोरेट करके हमें शुगर मिल गया। करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सैंड लिया है हमने और इसके अंदर अब सल्फर मिक्स कर दिया, क्योंकि देखो सैंड के अंदर चीनी तो आपको दिखाई दे रही है कि इसमें सैंड भी है जी, शुगर भी है, लेकिन सैंड में जब हम सल्फर को बच्चों मिक्स करेंगे, पाउडर को मिक्स कर देंगे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना कि इसमें सैंड कितनी है और सल्फर कितनी है। तो ऐसे केस में हम एक सॉल्वेंट लेते हैं विच इज CS2 ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन डाइसल्फाइड। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या घुलेगा। इसके अंदर क्या होगा, जब ये मिक्स करेंगे तो ये सारा एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो हेट्रोजीनियस ही होने वाला है, एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे, जैसे अभी ऊपर किया। फिल्टर करेंगे तो हमें एक फिल्ट्रेट मिलेगा बच्चों, क्योंकि रेता तो एज अ रेजिड्यू रह जाएगा। सो जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड भी है और सल्फर भी है इन द फॉर्म ऑफ अ होमोजीनस मिक्सचर। ये मिक्सचर कैसा बनेगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा। अब होमोजीनस मिक्सचर है, मुझे सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, आई नो कार्बन डाइसल्फाइड है और सल्फर है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इवेपोरेट कर देंगे। जब हम इसको इवेपोरेट करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाएगी और हमें सल्फर मिल जाएगी, कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाएगा और हमें सिर्फ सल्फर मिल जाएगा। सो ध्यान आपको इसमें की पॉइंट रखना है जो वो ये है कि सल्फर जो है dissolves in कार्बन डाइसल्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 इज फिल्ट्रेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है पार्टिकल साइज, पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। करेक्ट। अब ये देखिए हमने क्या किया था, लेटर से हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में कहीं मिट्टी है कहीं कुछ है, हमें मालूम ही नहीं है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सेपरेट नहीं हो पा रहे। तो मैंने क्या किया, इस सॉल्ट में जिसके अंदर सैंड भी है, मैंने इसको वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। करेक्ट। वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या होगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया अनडाउटेडली, क्योंकि इसमें सैंड है तो ये हेट्रोजीनस होगा। करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसको छानना है। जब इसको छानना है तो मैंने इसको फिल्टर किया, फिल्टर किया तो मुझे क्या मिला, दो चीज़ें, एक मुझे मिला रेजिड्यू और एक मुझे मिला फिल्ट्रेट। रेजिड्यू में क्या होगा, सैंड, और फिल्ट्रेट में क्या बचेगा मेरे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन। सो दिस इज हाउ आई हैव सेपरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। और इसके बाद आपको मालूम ही है मुझे क्या कर देना है, इसको इवेपोरेट। इवेपोरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर इज लॉस्ट और सॉल्ट जो है विल बी ऑब्टेन्ड।
सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल्टर इट. ठीक. इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी होते हैं जो सॉलिड सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं. दैट इज सिंपल हैंड पिकिंग, या हम लोग क्या करते हैं, सीविंग. आपने देखा होगा अगर आप आटा छानते हैं, फ्लावर को आपने सीव किया तो हम उसमें क्या मिलता है, नॉर्मल फ्लावर, एंड दैट यू गेट ब्रैन. सो दिस इज अनदर मेथड. आप सीव कर लेते हो. हैंड पिकिंग में आपने देखा होगा इफ पार्टिकल साइज इज टू लार्ज, is large, it can easily be picked up. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ना, अगर आपके पास बंच ऑफ व्हाट यू से, आई मीन यू हैव सो मेनी टॉफीज अलॉन्ग विद यू, और कुछ उसमें इक्लेयर्स हैं, कुछ उसमें ऑरेंज टॉफीज हैं, कुछ उसमें एल्पेनलीबे है या एनी अदर फॉर्म है, तो आप उसे आराम से छांट सकते हैं हैंड पिकिंग करके. सो सिंपल मेथड है ये हैंड पिकिंग का. अनदर मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम सॉलिड. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन. हमें मालूम है जितने भी आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम इन्हीं से सेपरेट करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर कोलाइडल सॉल्यूशंस. करेक्ट. अब देखिए, और इसका सेपरेशन हम किसके लिए करते हैं यूज़, सॉलिड टू लिक्विड के लिए. अगर हम सॉलिड टू लिक्विड के और टेक्निक्स देखें तो आपने ऊपर देखा ही है. एक हमारे पास फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इवेपोरेशन भी आपने देखा. सॉलिड सॉल्ट को हमने पानी से अलग करना था, या आपको शुगर को अलग करना है. ठीक है, ये भी उसी का मेथड है. नेक्स्ट आप देखेंगे एक है मेथड क्रिस्टलाइजेशन का, क्रोमेटोग्राफी का, और उसके बाद आप देखेंगे डिस्टिलेशन का. ये सारे के सारे मेथड हम यूज़ करेंगे किसमें, सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए. ठीक. फिल्ट्रेशन में आप सिंपल एक और मेथड बात ध्यान में रख सकते हैं. इट इज़ यूज्ड टू प्रिंसिपल पार्टिकल्स ऑफ द लार्जर साइज भी कह सकते हैं, रादर, एंड वी कैन से इनसॉल्युबल substances from liquid. To separate insoluble substances from liquid, we use filtration. So coming back to centrifugation, प्रिंसिपल क्या है इसका, कहता है कि जब पार्टिकल्स हमारे बहुत छोटे होते हैं, दैट वी कैन नॉट फिल्टर देम, तब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. सो वी कैन से insoluble substances of small size in a heterogeneous solution. Insoluble substances of small size or small particle size in a heterogeneous solution can be separated by centrifugation. सो इसमें जो प्रिंसिपल बच्चों इन्वॉल्व है वो क्या कहता है कि ये जो इनसॉल्युबल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दीज आर एक्चुअली डेंजर पार्टिकल्स. सो डेंजर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड to the bottom of container and lighter particles stay at the top of container when स्पन रैपिडली. यानी बहुत तेज़ी से अगर हम उसको घुमाते हैं तो जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे आ जाएंगी और हल्की चीज़ें ऊपर चली जाएंगी. ठीक है. सो इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा हम लोग किसी मशीन में करते हैं विच इज़ कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इटसेल्फ. और इसका यूज़ हम करते हैं बेसिकली टू सेपरेट फैट फ्रॉम मिल्क. तो आप देखते हैं ना, मिल्क 3 तरह का आता है आपका, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क एंड फुल फैट क्रीम. तो टोन्ड और डबल टोन में क्या हो रहा है, वी आर रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन. पहली चीज़. दूसरा आप देखोगे डायग्नोस्टिक
लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। यूरिन और ब्लड के टेस्ट में से जब हमें देखना होता है कि ब्लड में कौन से सेल्स ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं, कितने तरह के सेल्स हैं, तो हम उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। तीसरी बड़ी पॉपुलर चीज़ है जो आप घर में देखते हो, आपकी वॉशिंग मशीन। उसके अंदर आप देखते हो वो घूमता रहता है गोल 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 गोल, जितनी तेज़ी से घूमता है उतनी जल्दी इसको सेपरेट कर पाता है। किसको? वाटर एंड योर क्लोथ्स। पानी जो है वो बाहर निकल जाता है एंड क्लोथ्स बीइंग हेवियर इट्स सपोज्ड टू स्टे देयर ओनली। देन वॉशिंग मशीन के अलावा आप देखेंगे जब घर पे हम लोग क्रीम से बटर निकालते हैं, ठीक है, सो इट इज़ द सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम। इसमें क्या होता है बच्चों? बटर बीइंग लाइटर वो अलग हो जाएगा, ऊपर आ जाता है, एंड क्रीम बीइंग हेवियर, उसके अंदर जो लिक्विड है वो भारी होता है, इट सेटल्स डाउन। यस, आई नो कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि बटर हल्का कैसे हो सकता है। बटर इज़ वेरी वेरी लाइट इन डेंसिटी एज कंपेयर टू योर क्रीम। नेक्स्ट टेक्निक इज इवेपोरेशन। इसका जो प्रिंसिपल है बच्चों, दैट इज volatile liquid from non volatile solid। हम सॉलिड टू लिक्विड के ही देख रहे हैं। सो वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन यूज करते हैं इन होमोजीनस मिक्सचर। देखिए, क्योंकि हेट्रोजीनस होगा तो हम लोग उसे फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनस से नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग बैक टू द सेम, आपका जो एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, जब हमने उसका फिल्टर कर लिया था, फिल्टर करने के बाद हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर आया था, दैट वाज ऑफ सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन आया था। अब इसमें से अगर मुझे सॉल्ट को सेपरेट करना है तो मुझे इसको इवेपोरेट करना पड़ेगा। जब आप इवेपोरेट करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, वाटर दैट विल बी इवेपोरेटेड जो कि वॉलेटाइल लिक्विड हो जाएगा, एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड आपका सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, राइट। इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया, उसको वाटर में मिक्स किया, आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल गया। मुझे लेकिन कॉपर सल्फेट वापस चाहिए, तो मैं क्या करूं? आई विल इवेपोरेट वाटर, वाटर विल बी लॉस्ट एंड कॉपर सल्फेट विल बी लेफ्ट। लेकिन इसको मैं वापस से रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट होकर जा चुका है, हम इसे वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक। सिमिलरली आप देखेंगे, हमने देखा था सल्फर। सल्फर को अगर कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दूं तो एक सॉल्यूशन मिल गया था। इस सॉल्यूशन को अगर मैं इवेपोरेट कर दूं तो मुझे क्या मिला था? सल्फर इज लेफ्ट, कार्बन डाइसल्फाइड विल बी इवेपोरेटेड, ठीक है जी। सिमिलरली आप देखेंगे, आपकी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि आपने लेटेस्ट से एक वेसल लिया और इस वेसल के अंदर आपने वाटर और इंक का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक। अब इंक में से मुझे डाई निकालनी है। इंक क्या है? लिक्विड है, सॉल्यूशन है। इसको मिक्स कर दिया हमने और मुझे अब इसमें से क्या निकालनी है? वांट टू गेट डाई कलर, डाई बैग। वो मुझे डाई चाहिए जो सॉलिड है पाउडर फॉर्म में। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसको इवेपोरेट करना है। तब तक इवेपोरेट करना है जब तक वाटर जो है इज लॉस्ट और नीचे आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिल जाए विच इज सॉलिड इंक और डाई, that will be left behind. So this is how we are using evaporation for homogeneous mixtures. This also says that ink is not a pure substance. बल्कि इंक क्या है? It is a mixture. कैसा मिक्सचर? होमोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस सॉल्यूशन है। अब आप सोचिए, इंक में पानी में घुली हुई थी, हमें इंक मिल गई, हमने सॉलिड डाई भी निकाल लिया।
अब सोचिए अगर इस सॉलिड डाई के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती तो वो भी तो साथ में ही आ गई, वो तो नहीं उड़ी, क्योंकि इंक के साथ अगर मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स भी होते तो हमने फ़िल्टर थोड़े ना किया था, हमने तो इवेपोरेट किया है, या कुछ ऐसा इम्प्योरिटी होता है इसके अंदर जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता, तो फिल्टर करने के बाद भी हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते थे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। Our next technique is crystallization. So if we get this solid dye, which was the ink में जो थी हमारी solid dye, if contains any impurities that are soluble in water, then the dye will also have it. Because we cannot separate it, क्योंकि पानी इवेपोरेट हुआ है लेकिन डाई के अंदर तो सब कुछ है. सो व्हाट इफ आई, सो इफ आई वांट, इफ वी नीड प्योर डाई, then pure dye means without any other impurity, then we need to perform a method called crystallization. Why? Because in crystallization, crystals of pure substances formed. हम इसमें करते क्या हैं, हमने वो सॉल्यूशन लिया था इंक वाला, हमने क्या किया, crystallization begins with evaporating, but it is not continued till drying. यानी हमें उसे सुखाना नहीं है, इवेपोरेट करके थोड़ा सा थिक बना लेना है. उसके बाद क्या होगा, when solution becomes sufficiently concentrated, concentrated का मतलब थोड़ा सा थिक हो जाएगा, हीटिंग इज स्टॉप्ड. उसके बाद हम उसे हीट नहीं करते. जब थोड़ा सा हमें लगा कि गाढ़ा सा बन गया है वो शुगर सिरप की तरह, फिर हमने क्या करना है, हमने उस हीटिंग को स्टॉप कर देना है. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इट इज अलाउड टू कूल स्लोली ऑन इट्स ओन. माने हमने उसको रख दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, विदाउट डिस्टर्बिंग. आप यूँ समझ लिए, आप उसको करके रात को भूल गए और उसको वहीं छोड़ दिया, ठीक है, इवेपोरेट आपने उसको हीट किया, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लाए और उसके बाद उसको ढक के वहीं छोड़ गए. नाउ व्हाट विल हैपन, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस appears in the solution. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आपको याद होगा हमने जब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस किए सॉल्युबिलिटी के अंदर, तो हमने क्या कहा था कि जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो क्या होता है, कुछ सॉल्यूट जो है वो बाहर आने लगता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में. हमने यही किया है, पहले उसको सैचुरेट किया, उसके बाद उसका टेम्परेचर कम कर दिया, ठंडा होने दिया, तो जो क्रिस्टल्स बचे, जो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा था, वो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आ गया. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन. सो इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट
concentrated solution of substance to obtain crystals is called crystallization. यानी कि पहले उसको गर्म करो, कॉन्सेंट्रेट करो, फिर उसे ठंडा कर दो और उसमें से हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. एक एक्टिविटी आप स्कूल में परफॉर्म करके देख सकते हैं बच्चों. आप कॉपर सल्फेट लीजिएगा, ठीक है, और उसको पाउडर फॉर्म में लीजिएगा. इट इज़ जस्ट लाइक योर सर्फ. बिल्कुल ब्लू कलर का पाउडर मिल जाए, वाइट पाउडर होगा ये आपका, ठीक है. इसको अपने पानी में मिलाना है. जब इसको पानी में मिलाया, थोड़ा ही पानी डालिए, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट. जब उसका कॉपर सल्फेट का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा तो आप समझ ही गए होंगे अब करना क्या है. बिल्कुल, सबसे पहले इसको फ़िल्टर करना है. सबसे पहले इसको फ़िल्टर कीजिए, क्योंकि फ़िल्टर क्या क्यों करना है? टू रिमूव एनी इम्प्योरिटी, डस्ट पार्टिकल हो या कोई और चीज़ गिरी हुई है उसमें, एनीथिंग दैट वी डू नॉट वांट टू बी इन द सॉल्यूशन, तो हम उसे फ़िल्टर कर लेंगे. फ़िल्टर करने के बाद हमने इसको हीट करना शुरू किया, इवेपोरेशन शुरू करी इसकी. इवेपोरेटिंग करनी शुरू की या हीटिंग शुरू की. कब तक करनी है? यस, तब तक करनी है टू मेक इट till it becomes concentrated solution. थोड़ा सा थिक हो जाए, जैसे हम लोग चाशनी बनाते हैं. थिक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. उसके बाद लेट इट कूल डाउन एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड. बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है उसको, ठीक. आप देखेंगे आफ्टर अ फ्यू आवर्स crystals of copper sulfate are formed and these crystals are very bright blue color, very nice blue color के crystals आपको मिलते हैं, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे? इसको हम फिर से फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के बाद जो आपके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आएंगे बच्चों, उन्हें हम ड्राई कर लेंगे, ठीक. दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. करके देखिएगा, अगर स्कूल में करने का मौका मिले तो ज़रूर करके देखिएगा. सो दिस इज़ द क्रिस्टलाइजेशन. अब देखिए, आपकी जो सॉल्ट है या शुगर है, हम उसको इसी मेथड से प्योरीफाई करते हैं. प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड. So today we have completed with sublimation, magnet, solvents, filtration, centrifugation, evaporation and crystallization methods or techniques of separating solid-solid mixture or solid-liquid mixtures. Now next class में हम करेंगे बच्चों chromatography, distillation, fractional distillation and separating funnel के बारे में. Till then, keep smiling, keep studying and stay safe.